हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। आज का वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस पूरी वीडियो में हमारा एजेंडा रहेगा नीट 2025 के लिए 100 डेज का मास्टर प्लान क्या होना चाहिए। टॉपर्स के सजेशन से बहुत सारे टॉपर्स ने ये चीज़ बताई है और उस पूरे सजेशंस का हम यहाँ पर निचोड़ देने वाले हैं। क्या कौन सी चीज़ कब होनी चाहिए। आपके पास 100 डेज लेफ्ट है। अब इन 100 डेज को जो अच्छे से यूटिलाइज कर लेगा वो बाजी मार लेगा, क्योंकि पूरे साल कितनी मेहनत की है इससे ज़्यादा मैटर करता है कि आपने लास्ट टाइम में कितनी मेहनत की है। आपने भले पूरे साल में कितनी मेहनत की हो, लेकिन आप 100 डेज को अच्छे से इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर पाओगे तो 100% है कि आप रेस से बाहर हो सकते हो। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो 100 डेज का मास्टर प्लान होने वाला है, इसमें हमको कौन सी चीज़ कब क्या करनी चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें सिस्टमेटिक से होंगी तभी हमारे पास हम फाइनल आउटपुट के लिए पहुंच पाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जैसा कि हम देख पा रहे हैं अभी रिसेंटली 25 को सिलेबस को चेंज किया गया है। हम इसको सिलेबस चेंज नहीं कहेंगे, इसको बेसिकली पैटर्न चेंज कहेंगे। एग्जाम के पैटर्न में कुछ चेंजेस किए गए हैं। पहले जो होता था आपके पास 5 क्वेश्चंस की चॉइस रहती थी सेक्शन बी में कि आप 5 क्वेश्चंस छोड़ सकते हो, यानी 20 क्वेश्चंस में से ओनली 15 क्वेश्चंस करने होते थे। बट अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है और टाइम का भी रिडक्शन हुआ है। पहले 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलती थी, अब हमारे पास ओनली 180 मिनट्स है। और उसमें फिजिक्स में 45 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री 45 क्वेश्चंस एंड बायो में हमारे पास बॉटनी जूलॉजी को मिला के 19 क्वेश्चंस हैं। अब इन क्वेश्चंस को सभी को हमको सॉल्व करना है और 180 मिनट्स में सॉल्व करना है। ये इंपॉर्टेंट होता है। इसमें अब हमारे पास सेक्शन ए एंड सेक्शन बी की कोई चॉइस नहीं है एंड नो चॉइस ऑफ क्वेश्चंस। कोई भी क्वेश्चंस को हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमको इसी के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि आपके माइंड में पूरे साल यही रहा होगा कि आपके पास 5 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा लेफ्ट करने के लिए मिलेंगे, यानी कि और 20 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिलेगा। तो इस चीज़ को माइंड से निकाल के इस न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपको आगे फर्दर प्रोसीड करना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हमारे पास जितना भी टाइम लेफ्ट है उसको इफेक्टिवली बेस्ट वे में, इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता, इस चीज़ को मैं गारंटी लेता हूँ। इस तरीके से आप अगर सिस्टम को आगे चलाते हो, यानी अपनी प्रिपरेशन को इस तरीके से करते हो, तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास 4 मंथ हैं। बेसिकली हम इसको 4 मंथ नहीं कहेंगे, जनवरी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है। फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। अगर हम आज भी कोई वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट, तो जनवरी में आपके पास 5 डेज लेफ्ट है। अब जनवरी में 5 डेज लेफ्ट है, इस 5 डेज को भी हम किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे कि जो भी आपका बैकलॉग्स बचा हुआ है, कोई भी चीज़ है जो आप सिलेबस को नहीं पढ़ पाए हो, कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई चैप्टर छूट गया है, उसको आप अच्छे से पहले कंप्लीट करिए। बाकी की चीज़ों को छोड़ दीजिए। और ये हम मैं मान के चल रहा हूँ कि सभी का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया होगा। कुछ भी 1 2 3 चैप्टर बच रहे होंगे, उनको आप 5 डेज में कंप्लीट कर लीजिए। कुछ भी मत करिए, जनवरी बिल्कुल लॉक कर दीजिए कि हमारे पास 5 डेज हैं और 5 डेज को जो भी हमारे पास बचा हुआ है उसको कंप्लीट करना है। उसके बाद आपके पास आता है फरवरी। फरवरी में आपके पास 28 डेज रहेंगे। अब इसी तरीके से करेंगे चीज़ें तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि अगर तुम बिछड़ गए रैंडमली, कोई चीज़ कभी भी कर रहे कोई कभी भी कर रहे, क्योंकि हर चीज़ का सिस्टम होता है, एक सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस में चलोगे तो बहुत बेटर रिजल्ट आएंगे। तो फरवरी के 28 डेज में आपको स्ट्रॉन्ग वीक चैप्टर, जो भी चैप्टर्स आपके वीक हैं, आपको कम समझ में आए हैं, आपको थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, क्वेश्चंस कम बनते हैं, कभी डाउट आ जाता है, उन 28 डेज में उन्हीं चैप्टर्स को पिक करिए। हो सकता है ये चैप्टर्स 5 to 6 चैप्टर्स हो सकते हैं। अब 5 to 6 चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए 28 डेज दे रहे हैं। इस चीज़ को, बाकी की चीज़ों को लॉक कर दीजिए। ये चीज़ ध्यान रखिए कि फरवरी में मुझे ओनली जो वीक चैप्टर रह गए मेरे, उनको स्ट्रॉन्ग करना है। अगर ये चैप्टर्स स्ट्रॉन्ग कर लिए तो आपकी प्रिपरेशन, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। आप इस चीज़ को एनालाइज करके देखिए और मेरी बात मान के चलिए कि 28 डेज में कुछ भी मत करिए, जो भी चैप्टर्स आपके वीक हैं उनको स्ट्रॉन्ग करिए। उसके साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाइए, ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। आपको 28 डेज मिल रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज अगर मैं मान के चलूँ तो 1 आवर में एक सब्जेक्ट का, एक चैप्टर का शॉर्ट नोट्स आप प्रिपरेशन कर सकते हो। और शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 1 to 2 पेज से ज़्यादा एक चैप्टर का शॉर्ट नोट्स नहीं होना चाहिए। इस पर भी हम अगले वीडियो बना देंगे कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है इफेक्टिवली, जो हम बेस्ट रिजल्ट आ सकता है उससे।
तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि 28 डेज में अराउंड 30 के अराउंड चैप्टर्स होते हैं हर सब्जेक्ट में, तो आपको हर एक चैप्टर का एक दिन में एक शॉर्ट नोट्स बना के तैयार करना है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, शॉर्ट नोट्स की अहमियत अभी आपको पता चल जाएगी। तो फरवरी में आप इतना कर लोगे, उसके बाद आता है मार्च। अब मार्च के में आपको मिलते हैं 31 डेज। अब 31 डेज को हम इफेक्टिवली कैसे यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि हमने बैकलॉग्स थी वो कंप्लीट कर लिया, जो भी हमारे पास चैप्टर वीक्स थे उनको स्ट्रॉन्ग कर लिया। अब क्या करेंगे, केवल और केवल रिवाइज होल सिलेबस फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर दीजिए हर सब्जेक्ट में। और 31 डेज में ऑन एन एवरेज मानेंगे तो 1 डे पर चैप्टर पर सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इस तरीके से आप कंप्लीट सिलेबस को मार्च के महीने में रिवाइज कर दीजिए फास्ट फॉरवर्ड में। और ये आपको करना पड़ेगा, चाहे कैसे भी, चाहे एक्स्ट्रा टाइम लो, चाहे एक्स्ट्रा मेहनत डालो, क्योंकि आपकी लास्ट 3 मंथ्स होने वाले हैं, बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं। ये आपका रिजल्ट डिसाइड कर देंगे वेदर योर सिलेक्शन विल बी डन और नॉट। तो आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सिलेबस को, कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज करिए मार्च में। जिस तरीके से सीक्वेंस हो रहा है उसी सीक्वेंस में चलना, इस चीज़ को आपको एक बेड रिजल्ट मिलेगा। रिवीजन सिलेबस कर रहे हो, फुल सिलेबस का रिवीजन, उसके साथ साथ सेक्शनल टेस्ट लगाओ। सेक्शनल का मतलब हो गया कि अगर आपने फिजिक्स में लेट्स से ग्रेविटेशनल चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लिया, जैसे ग्रेविटेशनल चैप्टर कंप्लीट किया उस ग्रेविटेशनल चैप्टर का एक सेक्शनल टेस्ट लगाइए। सेक्शनल टेस्ट लगाने का बहुत बड़ा बेनिफिट ये रहेगा कि आपको पता चलेगा कि जो मैंने रिवाइज किया है वो अप्लाई कर पा रहा हूँ कि नहीं। अगर अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, कहीं पर डाउट आ रहा है सेक्शनल टेस्ट में, उसको एनालाइज करो, क्योंकि ज़्यादा सेक्शनल टेस्ट में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप 22-25 क्वेश्चंस होंगे, उनको आसानी से एनालाइज करोगे और कहाँ हमसे मिस्टेक हो रही है, कहाँ हमको डाउट आ रहा है, कोई सी चीज़ को हम भूल रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला हमको मेमोराइज नहीं हो पा रहा है, उसको वापस से सिलेबस पर आके आपके आप कवर करना है। ये आपको मार्च के मंथ में ये करना है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब बचता है आपके पास अप्रैल। अब कहोगे सर फुल सिलेबस टेस्ट कैसे करेंगे, तो देखो अप्रैल का मंथ आपको 30 डेज बचते हैं। 30 डेज में आप फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट कर दीजिए। कम से कम हर 3 या 4 दिन के बाद फुल सिलेबस टेस्ट होना चाहिए। अब फुल सिलेबस टेस्ट का मतलब ये हो गया कि अगर एक दिन में आप एक फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे हो 3 आवर्स का, तो 3 आवर्स का सिलेबस फुल सिस्टमेटिक वे में फुल प्रिपरेशन के साथ दीजिए। और उसके साथ साथ करते चलिए शॉर्ट नोट्स। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन में 3 घंटे ही का सिर्फ सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो, सॉरी फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे हो। शॉर्ट नोट्स को बहुत ज़्यादा बारीकी से, जब एग्जाम हॉल में बैठोगे कम से कम तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स 5 बार रिवाइज हो जाना चाहिए। कम से कम 5 बार रिवाइज होगा शॉर्ट नोट्स, मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की, आपको कितना बेटर रिजल्ट मिलेगा मैं बताऊंगा इस चीज़ को। तो शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है कम से कम 5 बार एग्जाम हॉल में बैठने से पहले, और फुल सिलेबस टेस्ट देना है। और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको एनालिसिस करना। एनालिसिस करोगे, उसके बाद वापस से कोई चीज़ भूल रहे होंगे, वापस से हम सब्जेक्ट पर आएंगे और वापस से उसको देखेंगे हम क्या चीज़ मेमोराइज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आपको अगर हम देखें, तो अगर आप 2 to 3 डेज के बाद दे रहे हो तो कम से कम 15 10 to 15 फुल सिलेबस टेस्ट आपको देना है। एग्जाम हॉल में बैठने से पहले 10 to 15 फुल सिलेबस टेस्ट देना, ये मेरी गारंटी है, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। इस चीज़ को करके देखना। अब ऐसा नहीं है कि फुल सिलेबस टेस्ट दिया उसके बाद एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एनालिसिस आपको करना है विद शॉर्ट नोट्स करना है, शॉर्ट नोट्स भी पढ़ना है। अगर कोई चीज़ आप भूल रहे हो तो फुल सिलेबस टेस्ट को देखने के बाद आपको नोट्स में भी जाना है। तो ये प्रोसेस आपका चलना चाहिए। और एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इस चीज़ को बार बार कह रहा हूँ। जो भी चीज़ भूल रहे हो नोट्स में जाइए, उसको दोबारा से पढ़िए, दोबारा से देखिए, समझिए कि हम क्या चीज़ भूल रहे हैं। इस पैटर्न को आप फॉलो करोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपकी प्रिपरेशन जितनी भी होगी उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। एग्जाम हॉल में ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, 3 महीने आप इस तरीके से करके देखिए, और 3 महीने के बाद आप एग्जाम हॉल में बैठने से पहले कॉन्फिडेंस देखना कि कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर कि हाँ मैं पेपर को क्वालिफाई करूँगा और मैं इतने मार्क्स लेके आऊँगा। अब बात बचती है आपकी मई का मंथ। अब मई का फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होगा। हो सकता है आपके पास 3 दिन मिले, 4 दिन मिले, 5 दिन मिले, 6 डेज मिले, तो वो डिपेंड ऑन द एग्जाम। तो अगर आपको जितने भी दिन मिल रहे हैं तो जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, सिर्फ और सिर्फ इसके अलावा कुछ भी नहीं, जितना भी हुआ बेस्ट बेस्ट हुआ।
ये चीज़ अपने माइंड में सेट कर लीजिए। जितना एफर्ट लगा सकते हो आज से स्टार्ट करिए। ये 3 to 4 to 5 डेज में आप सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स रिवाइज करोगे, 2 बार कम से कम करके जाना, और उसके बाद एग्जाम हॉल में बैठ के और मुझे बताना कि आपका रिजल्ट कैसा रहा, आपकी प्रिपरेशन कितना ज़्यादा बूस्ट हुई। आई होप आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।